हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैं आपको पिछले लेक्चर में सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव बताया था या उत्पत्ति बताई थी। तो अब लगभग लगभग हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के लास्ट तक लगभग लगभग आ चुके हैं। का दो लेक्चर और होगा, इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हो जाएगा। फिर हम शुरू करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो आने संभावना क्वेश्चन आने की संभावना है, उसको हम शुरू करेंगे। ठीक। तो आज मैं आपको सिंधु घाटी सभ्यता का पतन बताऊंगा। ठीक। तो आइए, हम अभी इधर बोर्ड की तरफ आपको नहीं देखना है। जो जो मैं समझाऊंगा पहले उससे इससे आप समझेंगे, इसके बाद आप बोर्ड की तरफ देखेंगे तो अच्छा आपको समझ में आएगा। ठीक। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि ये आपका मैंने आपको बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता तीन तीन देशों में फैली थी। तो मैं ये आपका एक मैप बनाया हूँ। ठीक। ये मैप बनाया, ये इंडिया का मैप है। ये आपका हो गया सिंधु नदी। ठीक। ये सिंधु नदी। और ऐसे सभ्यता फैलते 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 ये सभ्यता आपकी तीन तीन देशों में फैल गई थी। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया कि कैसे कैसे था। ये सभ्यता आपको तीन तीन देशों में फैल गई। ठीक। तो इतनी बड़ी सभ्यता का आखिर में पतन कैसे हो गया भाई? इतनी बड़ी सभ्यता का पतन कैसे हो गया? ये दिमाग में क्वेश्चन उठना चाहिए ना कि तीन तीन देशों में फैली सभ्यता का पतन कैसे हो गया। तो एक उदाहरण से मैं आपको जैसे एक चीज पूछता हूँ कि मान लीजिए आप भारत छोड़ के पाकिस्तान चले गए, मान लीजिए। ठीक। अब भारत छोड़ के आप पाकिस्तान चले गए, अब पाकिस्तान से आप फिर दोबारा जब भारत आए तो यहाँ देखिए, यहाँ सब रोड रेलवे, मतलब यहाँ सब कुछ एकदम सत्यानाश, मतलब कुछ बचा ही नहीं है। न न घर बचा आपका, न पूरा भारत एकदम सत्यानाश, एकदम खत्म, कुछ नहीं बचा। इतने बड़े नगर, इतने पता नहीं क्या क्या थे, सब कुछ सत्यानाश। आप पाकिस्तान गए और आए तो सब कुछ सत्यानाश होगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, सिंधु घाटी सभ्यता तीन तीन देशों में फैली थी। और पता नहीं चला कि आज तक, मतलब आज तक ये चीज पता नहीं चल पाया कि सिंधु घाटी सभ्यता का आखिर पतन कैसे हो गया। आज तक कोई भी इतिहासकार आज तक ये पता नहीं लगा पाया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ। सभी इतिहासकारों में मतभेद है। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन को लेकर सभी इतिहासकारों में मतभेद है। सभी के अपने अलग अलग मत हैं, लेकिन किसी का भी मत ये स्पष्ट रूप से नहीं कह सकता कि नहीं, पतन इसी कारण से हुआ। इसलिए आज तक आप सीधा सीधा जानिए कि आज तक किसी भी इतिहासकार को ये नहीं पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हो गया। ठीक। तो तीन तीन देशों में फैली ये सभ्यता का पतन कैसे हो गया, ये किसी को नहीं पता है। सब लोग अपने अपने मत देते हैं और उन मतों में भी आपस में क्या है, मतभेद है, डिस्प्यूट है। ठीक। तो ये हो गया आपका, मैंने बताया था कि ये सिंधु घाटी सभ्यता हो गई, ये सिंधु नदी हो गई। ठीक। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन मैंने लिखा, आईवीसी। ये सिंधु घाटी सभ्यता का क्या है, टाइम पीरियड है, समय काल है, कालक्रम है। 2500 बीसी से 1500 बीसी, एक मोटी मोटा। ठीक। और ये मैंने आपको बनाया है 1500 बीसी से 600 बीसी, वैदिक काल। यानी कि 1500 बीसी से लेके 600 बीसी तक क्या था, वैदिक काल था। ये अभी आगे के लेक्चर में बताऊंगा, बस कुछ चीजें आपको समझना है। इसको मैं क्यों लिखा, क्योंकि इस एरिया में, इस सिंधु नदी के आसपास, इस एरिया में पूरी सिंधु घाटी सभ्यता फैली थी। ठीक। और आप इसका टाइम पीरियड देखिए, 1500 बीसी से 600 बीसी, इसका लास्ट 1500 बीसी। यानी कि इस सिंधु घाटी सभ्यता के जस्ट बाद, इसी के जस्ट बाद और इसी एरिया में क्या आने वाला है, आर्यंस आने वाले हैं, जिसको हम वैदिक काल कहते हैं, 1500 बीसी से 600 बीसी। जस्ट इसी एरिया में, थोड़ा बहुत अफगानिस्तान में है वो, थोड़ा बहुत एरिया और अफगानिस्तान तक भी गई है, लेकिन मान के चलिए कि 99% वही एरिया है जो सिंधु घाटी सभ्यता की एरिया थी। वही एरिया इन
वैदिक आर्यंस की थी, यानी कि 2500 से 1500 बीसी। देखिए आप, ये इन दोनों को मैं इसलिए कनेक्ट करके बता रहा हूं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक काल में डिफरेंस पूछता है, अंतर पूछता है। और इसी एरिया में इसी एरिया में सिंधु घाटी सभ्यता थी, और जस्ट इसी के बाद, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद इसी एरिया में आर्यंस आए, और इन दोनों के जीवन में जमीन आसमान का फर्क था। इसलिए मैं बता रहा हूं कि डिफरेंस मतलब कोई समानता ही नहीं थी, एकदम बहुत बड़ा डिफरेंस था। सिंधु घाटी सभ्यता का ये एरिया है, और फिर जस्ट 1500 बीसी में ये आ गए, वैदिक काल आ गया। अब वैदिक काल में सबसे पहले वैदिक आर्यंस आए, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता थी, और इसी एरिया में जस्ट इस सभ्यता के पतन के बाद जस्ट जो है क्या आए, आर्यंस आए। और उन आर्यंस और इस सिंधु घाटी सभ्यता के दोनों के बीच जो डिफरेंस था वो जमीन आसमान का डिफरेंस था, इतना जानिए आप। और ये सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र है, इसी क्षेत्र में सप्त सैंधव क्षेत्र, इसी क्षेत्र को सप्त सैंधव क्षेत्र कहते हैं, 7 नदियों का क्षेत्र, जिसमें आर्यंस जो है सबसे पहले आर्यंस आए। तो ये मेरे बताने का मतलब ये है कि 1500 बीसी से 600 बीसी वैदिक काल था। इस वैदिक काल में इसको ऋग वैदिक, इसको लेटर वैदिक। पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, 1000 बीसी लोहा। ये मैं आपको आगे बताऊंगा, बस आप डिफरेंस समझिए कि इस एरिया में पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे, पतन हुआ, इसके बाद वैदिक का आर्यंस आए, और इसी एरिया में 7 नदी थी, इसलिए इसको सप्त सिंधु क्षेत्र भी कहा गया बाद में। ठीक, ये चीज आपको समझ में आ गई। अब मैंने बताया कि इसी सिंधु घाटी सभ्यता और आर्यंस के बीच में जमीन आसमान का फर्क था। तो क्या फर्क था? सबसे पहला फर्क था कि मैंने आपको सिंधु घाटी, जैसे इनके सिंधु घाटी सभ्यता में मैंने आपको बताया था कि नहीं, आर्यंस की सभ्यता में मैं आपको आगे बताऊंगा कि गाय और घोड़ा, मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के लिए गाय और घोड़ा लगभग न के बराबर महत्वपूर्ण है, ना लगभग नहीं है, इनके लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं। लेकिन जस्ट इन्हीं के बाद जब आर्यंस आते हैं तो उनके उनके जीवन के हर पक्ष में गाय और घोड़ा महत्वपूर्ण है। नहीं समझ में आया भाई? सिंधु घाटी सभ्यता मैंने बताया था ना कि घोड़े के लिमिटेड एविडेंस मिले, सुरकोटा, राणा घुंडई। गाय का कहीं किसी भी मुहर पे अंकन नहीं मिला, तो यानी कि गाय और घोड़ा सिंधु घाटी सभ्यता के लिए एकदम महत्वपूर्ण नहीं था। लेकिन जस्ट इन्हीं के बाद आर्यंस आएंगे तो उनके लिए गाय और घोड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। उनके जीवन के प्रत्येक पक्ष में गाय घोड़ा संबंधित पक्ष रहेगा, प्रत्येक पक्ष में। और मैंने बताया था कि गन्ना कब आएगा, गन्ना वैदिक एज में आएगा, तो गन्ना यहाँ नहीं था। तो ये मेरे बताने का मतलब है कि अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शांत प्रिय थे, मतलब कोई सिंधु घाटी सभ्यता से कोई औजार उपकरण ऐसे नहीं मिले हैं जिससे ये पता चले कि ये युद्ध करते थे, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन इन्हीं के जस्ट बाद जो आएंगे आर्यंस, वो युद्ध प्रिय लोग थे, बकायदे हेलमेट वेलमेट लगा के घोड़े वाले रथ यूज करके बकायदे युद्ध करते थे। तो ये सोचिए कि सिंधु घाटी सभ्यता के जस्ट बाद जो आ रहा है, इतना डिफरेंस, इतना अंतर, जमीन आसमान का अंतर। इसीलिए क्वेश्चन यहीं से बार बार बनते हैं, बार बार क्वेश्चन इसीलिए आते हैं क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग शांत प्रिय थे। इसके बाद वैदिक आर्यंस आएंगे, वो उनको युद्ध पसंद रहेगा, बकायदे हेलमेट वेलमेट लगा के घोड़े वाले रथ यूज करते थे। यहाँ कोई ऐसे घोड़े वाले रथ नहीं है। तो ये आपको मैंने इसलिए बताया कि इसमें डिफरेंस आपको पढ़ना है, और वो डिफरेंस से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूपीएससी बार बार इसी डिफरेंस से पूछती है, तो इसलिए मैंने इसको बताया। तो आइए, हाँ आइए, अब टॉपिक पे आइए कि इतनी बड़ी सभ्यता आखिर इसका पतन कैसे हुआ। इतनी बड़ी सभ्यता का जो 3 देशों में फैली, आखिर इसका पतन कैसे हुआ। तो आइए हम अब यहाँ से शुरू करते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का कुछ इतिहासकार
मतलब ज्यादातर इतिहासकार कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन किससे हुआ? बाढ़ से हुआ। कि अचानक बाढ़ आई और सारे नगर डूब गए और सब सब एकदम पतन हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया। तो ये चीज तो जैसे इसमें मार्शल मैके, एस.आर. राव, इन्होंने इन इन लोगों का मत है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन जो है बाढ़ से हुआ है। ज्यादातर इतिहासकार ये मानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन बाढ़ से हुआ है। ठीक, अब ये इन्होंने बता दिया। अब ये चला बहुत दिन तक कि हाँ बाढ़ से हुआ, कुछ लोग मान लिए। लेकिन धीरे धीरे जब इस पर रिसर्च आगे बढ़ी तो फिर पूछा गया कि भाई बाढ़ से अगर हुआ है तो ये बताइए कि ठीक है, चलिए मैं मान लिया कि बाढ़ से हुआ है, लेकिन ये बताइए आप कि जो बाढ़ से, जो नदियों से दूर नगर थे, जो सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ नगर ऐसे थे जो नदियों से दूर थे और वहां पे बाढ़ आने की संभावना तक नहीं थी, लेकिन उनका पतन कैसे हो गया? इस चीज पे तब तक क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि भैया बाढ़ से, तो यहाँ पे अब यहाँ पे मतभेद उत्पन्न हो गया कि भैया बाढ़ से नहीं, लेकिन ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि बाढ़ से ही हुआ, जिसमें मार्शल मैके, एस.आर. राव को मैंने आपको बताया था कि मरीन आर्कियोलॉजी में जो लोथल के बारे में रिसर्च किए हैं। इसके बाद मैंने एक चीज और आपको बताया था, याद करिए, एस.आर. मरीन आर्कियोलॉजी मैंने आपको बताया था, याद करिए उसको। दो चीजों पर उन्होंने रिसर्च किया था, एक लोथल और दूसरा, याद करके पिछला लेक्चर देखिए, बाढ़, मार्शल मैके। तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ? बाढ़ से हुआ। किसका मत है? मार्शल मैके, एस.आर. राव का मत है। लेकिन अब क्वेश्चन इस पे ये लोग उठाए कि भाई जो सिंधु नदी से दूर के नगर थे, जहां बाढ़ आने की संभावना तक नहीं थी, वो कैसे डूब गया? तब इस चीज पे विवाद उत्पन्न हो गया। तो फिर रिसर्च आगे बढ़ी। रिसर्च आगे बढ़ते क्या पता चला कि इतिहासकारों को कंकाल मिले। कुछ इतिहासकारों ने कंकाल खोजा। जैसे मैंने आपको बताया था कि मोहनजोदड़ो से, मैंने आपको बताया था ना कि मोहनजोदड़ो से क्या मिले थे? कंकाल मिले थे। लेकिन वहां पे क्या नहीं मिला था? कंकाल जहां दफनाया जाता है, क्या कहते हैं उसको, जहां कंकाल दफनाया जाता है? कब्र। कब्रिस्तान नहीं मिले। मोहनजोदड़ो से कंकाल मिले थे लेकिन कब्रिस्तान नहीं मिले थे। तो बाढ़ वाले मैटर पे क्वेश्चन ये उठा कि भैया जब कुछ जो नगर दूर हैं, जहां बाढ़ आने की संभावना नहीं है, वहां कैसे वो नगर, कैसे उस नगरों का कैसे पतन हो गया? तो फिर जब बढ़ते फिर आगे रिसर्च हुई। फिर रिसर्च में कुछ कंकाल मिल गए, इतिहासकारों को कुछ कंकाल मिले। तो उस कंकाल से अनुमान लगाया गया कि कोई बाह्य आक्रमण हुआ, कोई बाहर से आक्रमण आके किया और पूरी सभ्यता का तहस नहस कर दिया, सबको मार डाला, पूरा नाश कर दिया, सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा नाश कर दिया। तो ये तो देखने में बड़ा अच्छा लगा कि भैया बाहर से आए। वो कौन थे? तो यही आर्यंस थे, जो मैंने बताया ना कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आर्यंस आएंगे। तो किसका आक्रमण था? वो आर्यों का आक्रमण था। तो सबको अच्छा लगा कि भाई आर्य आए और पूरे तीन तीन देशों में फैली सभ्यता का सत्यानाश कर दिया, खत्म कर दिया, पतन कर दिया। बहुत अच्छा लगा सबको, सभी इतिहासकारों को। हाँ भाई ये तर्क बहुत अच्छा है। लेकिन सबसे घटिया तर्क यही है, ये जो आपका बाह्य आक्रमण है, आर्यों का आक्रमण, यही सबसे घटिया तर्क है, माने सबसे कमजोर तर्क। सबसे कमजोर तर्क यही है। बहुत से तर्क हैं लेकिन उसमें सबसे कमजोर क्या है? बाह्य आक्रमण या आर्यों का आक्रमण। और सबसे मजबूत तर्क क्या है? बाढ़, क्योंकि ज्यादातर इतिहासकार बाढ़ को मानते हैं। तो बाह्य आक्रमण हुआ, आर्यों का आक्रमण हुआ, बताए कुछ इतिहासकारों ने कहा, जैसे व्हीलर, गार्डन, चार्ल, इन्होंने कहा कि आर्यों का आक्रमण हुआ, आए पूरे तीन तीन देशों में फैली सभ्यता का पतन कर डाला। ठीक, अब ये चीज दिमाग में क्वेश्चन ये उठा कि भाई आर्य तो छोटे छोटे समूह में आए थे और ये सभ्यता जो सिंधु घाटी सभ्यता थी तीन तीन देशों में फैली हुई थी। तो ये छोटे छोटे समूह के लोग इतनी बड़ी सभ्यता, तीन तीन देशों में फैली सभ्यता का सत्यानाश कैसे कर दिया? ये थोड़ा सा तार्किक नहीं लगा। अच्छा, और रिसर्च आगे बढ़ी, वो जो कंकाल मिले उन पे रिसर्च आगे बढ़ी कि भैया कंकाल का रिसर्च किया, देखा जाए इसमें क्या है। तो कहीं कोई ऐसा कंकाल नहीं मिला है
जो कहीं किसी का हाथ टूटा हो या कोई पैर टूटा हो, कंकाल का हड्डियों का कोई हड्डी टूटी हो या कोई चोट के निशान हो या कुछ हो, मतलब कहीं कुछ ऐसा मिला ही नहीं है। तो इस पे भी क्वेश्चन मार्क लगाया गया भैया कि बाह्य आक्रमण। और सबसे बोगस तर्क यही है, सबसे तर्कहीन यही है। ठीक। तो फिर धीरे धीरे रिसर्च और आगे बढ़ी। इसको कैंसिल क्यों किया गया, बाह्य आक्रमण को क्यों नहीं माना गया? क्योंकि जो कंकाल मिले हैं, पहली बात तो ये है कि जो आर्य आए थे वो छोटे छोटे समूह में थे, और छोटे छोटे समूह के लोग इतनी बड़ी तीन तीन देशों में फैली सभ्यता का पतन कर डाला, मार डाला, काट डाला, ऐसा तर्कहीन लगता है ये चीज। और दूसरी चीज इसमें ये है कि जो जो छोटे छोटे जो कंकाल मिले यहाँ से, जो जो कंकाल मिले, जो मोहनजोदड़ो से मैंने आपको बताया था, मोहनजोदड़ो से जो कंकाल मिले, उस पर रिसर्च किया गया कि तो कंकाल में कहीं ऐसा टूटा नहीं मिला, कहीं ऐसा निशान नहीं मिले कि जिससे ये मारपीट करके सबको मारा गया हो। ठीक। फिर रिसर्च आगे बढ़ी। अच्छा, इसके बाह्य आक्रमण के कौन कौन है, किसके किसके मत हैं? व्हीलर, गार्डन, चाइल्ड के मत हैं। ठीक। अब आगे बढ़ा रिसर्च और आगे बढ़ी, तो फिर कुछ इतिहासकारों ने कहा कि भाई ऐसा है कि महामारी आई और सबको जो है महामारी महामारी हुई, अब पूरे सभी लोग क्या हुआ, सभी लोगों की सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। महामारी आई और सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कर डाला। भाई आज न हमको पता है कि फला बीमारी है तो इसका इंजेक्शन, यहाँ डॉक्टर के पास चले जाइए, ये इंजेक्शन लगवा लीजिए या ये दवा ले लीजिए। आज न हमको पता है कि मलेरिया मलेरिया महामारी है तो इसका ये इंजेक्शन लगता है, डेंगू है तो इसका ये इंजेक्शन, तमाम चीज़ें आज हमको पता है। लेकिन पहले जो महामारी थी, पहले न, तो जो महामारी आती थी उसमें किसी को कुछ पता नहीं रहता था। तो महामारी से भी पूरे के पूरे एक एक गांव, दो दो गांव साफ हो जाते थे। तो भाई ये भी देखने में अच्छा लगा कि महामारी से, चलो भाई इसको महामारी को कौन बताया है, के यू आर कैनेडी ने बताया कि मामले, लेकिन ये भी तर्क कोई बहुत अच्छा नहीं लगा। फिर जो है, फिर ये इसका जो है आगे बढ़ा, फिर इस पर रिसर्च आगे बढ़ी कि आखिर सही कारण क्या है। तो फिर आगे बढ़ा आगे, तो मैंने आपको फिर आगे इन्होंने बताया कि अमलानंद घोष ने बताया कि जलवायु परिवर्तन। अच्छा, जलवायु परिवर्तन में क्या हुआ कि जलवायु परिवर्तन हुआ, सूखा पड़ा, और सूखा पड़ने से क्या हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो डाला। तो मैंने आपको एक जनरल फिनोमेना बताया था कि सबसे पहले आदमी नोमैडिक था, फिर पशुपालन, फिर कृषि किया, फिर किसी कारण से तकनीकी उन्नति से कृषि अधिशेष हुआ, फिर व्यापार हुआ, फिर बाह्य मुद्रा आई, व्यापार हुआ, बाह्य व्यापार हुआ, ऐसे देखते देखते एक सभ्यता फैल गई। और इस सभ्यता के बनने का बेस क्या था, मैंने आपको बताया था, इसका बेस था एग्रीकल्चरल सरप्लस या कृषि अधिशेष। तो जब जलवायु परिवर्तन हुआ तो सूखा पड़ा, सूखा पड़ा से क्या हुआ, कृषि अधिशेष समाप्त हुआ, फिर धीरे धीरे बाह्य व्यापार खत्म हुआ, आंतरिक व्यापार खत्म हुआ, मुद्रा खत्म हुई, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, एक नगरीय संस्कृति, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी ना, तो इनके जलवायु परिवर्तन से ये बताया गया कि भाई पतन नहीं हुआ, एक नगरीय संस्कृति ग्रामीण संस्कृति में बदल गई। अमलानंद घोष के द्वारा बताया गया और आइंस्टाइन के द्वारा बताया गया कि जलवायु परिवर्तन से एक नगरीय सभ्यता ग्रामीण संस्कृति में कन्वर्ट हो गई। ठीक। तो ये भी तर्क कुछ ठीक ठाक लगा। फिर कुछ कुछ इतिहासकार कहते हैं कि भूतात्विक परिवर्तन यानी कि भूकंप आया और नदियों ने अपना रास्ता बदला और सारे सिंधु घाटा सभ्यता के सारे नगरों को अपने सबका सत्यानाश कर दिया, अपने चपेट में लिया, सब लोग सारे नगर चपेट में आ गए और खत्म हो गए। तो भूकंप आने से क्या हुआ, नदियों ने अपना मार्ग बदला और सारे नगर खत्म हो गए। फिर अगला बताते हैं कि फिर आगे एक और कुछ जॉन मार्शल द्वारा बताया गया कि प्रशासनिक शिथिलता। तो मैंने प्रशासनिक शिथिलता में मैंने आपको बताया था, प्रशासनिक शिथिलता में क्या है, मैंने आपको इसके पहले बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी नगर थे और सभी नगरों में जो बांट माप पैमाने जो भी थे, सब पूरे पूरे नगर में हर जगह क्या पाए जाते, एक रूपता पाई जाती थी। लेकिन इस प्रशासनिक शिथिलता के कारण वो एक रूपता नहीं रही और धीरे 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 बांट माप पैमाने की एकरूपता धीरे धीरे खत्म हुई और प्रशासनिक शिथिलता हुई और एक जो सिंधु घाटी सभ्यता का धीरे धीरे पतन हो गया।
कुछ इतिहासकार ऐसे भी कहते हैं कि कोई एक अदृश्य गाज गिरी और पूरी सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कर डाला। तो ये तो एक अदृश्य गाज, अब पता नहीं क्या तर्क है, जैसे बेवकूफ़ों वाला तर्क है ये कि अदृश्य गाज गिर गई या पूरा साफ हो गया। हालांकि भाई एक से एक इतिहासकार हैं, जो भी हो, अदृश्य गाज गिरी और पूरा सत्यानाश कर डाला। तो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन मैंने क्या बताया, कितने कितने कारण बताए। सबसे पहले बताया कि ज्यादातर इतिहासकार बाढ़ को मानते हैं, बाढ़ आया और सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कर डाला, ठीक, जिसमें मार्शल मैकी एसआर राव, 3 लोग मानते हैं, ठीक। इसको बाढ़ को कैसे इन्होंने तार्किक रूप से गलत सिद्ध किया। बाढ़ को इन्होंने गलत सिद्ध किया कि भाई बाढ़ आएगी तो जो सिंधु नदी के आसपास के नगर थे वो डूबेंगे, लेकिन जो सिंधु नदी से दूर थे वो कैसे डूब जाएंगे, जहां पे बाढ़ आने की संभावना नहीं थी। तो ये फेल हो गया। फिर इसके बाद वाय आक्रमण में बताया गया कि वाय आर्य आए, आक्रमण कर दिए और सभी लोगों को मार डाले, लेकिन आर्य छोटे छोटे समूह में थे, 3 देशों में फैली सभ्यता को कैसे खत्म कर देंगे, ये भी, इस पे भी क्वेश्चन मार्क उठा। फिर इन्होंने बताया कि महामारी आई, इन्होंने बताया जलवायु, इन्होंने बताया अदृश्य गाज, इन्होंने बताया भूकंप। तो इतने चीजें, इतने इतने मत हैं। अब देखिए सभी मतों में मतभेद है ना, इसमें भी मतभेद है, इस ये भी कंफर्म नहीं कहा जा सकता, लेकिन ज्यादातर इतिहास इसी को मानते हैं, बाढ़ को। और सबसे बोगस तर्क यही है, बाह्य आक्रमण, सबसे कमजोर तर्क। सबसे कमजोर तर्क क्या है, ये बाह्य आक्रमण, महामारी, जलवायु परिवर्तन, तमाम चीजें। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठेगा कि साला इतनी बड़ी सभ्यता का पतन तो हो गया, इतने कारण बता दिए गए, लेकिन आखिर निष्कर्ष क्या है। तो निष्कर्ष पे आने से पहले अब इसमें एक चीज और देख लीजिए आप, निष्कर्ष अभी बता रहा हूं मैं कि इसका निष्कर्ष क्या निकाला गया। निष्कर्ष आने से पहले आप देख लीजिए कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। जैसे एक इसमें से कितने प्रकार क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन बन सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन निम्नलिखित में से निम्नलिखित कारणों से हुआ। तो 4 कारण दे देंगे, जैसे बाढ़, वायु आक्रमण, महामारी, जलवायु। तो तो आपका इस उत्तर आप क्या देंगे, बाढ़ देंगे, ठीक। इसके बाद कभी कभी पूछा जाता है कि सबसे कमजोर तर्क बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का सबसे कमजोर तर्क। तो सबसे कमजोर तर्क कौन सा है, वायु आक्रमण है। सबसे मजबूत तर्क कौन सा है, बाढ़ है। फिर एक क्वेश्चन आता है कि आर.एल. स्टाइन ने क्या कहा। तो ऐसे घुमा के दे देगा कि आर.एल. स्टाइन ने कहा कि बाढ़ से जो है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ, तो उल्टा कर दिया, आर.एल. स्टाइन को यहाँ कर दिया, मार्शल को यहाँ कर दिया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। और एक क्वेश्चन आता है कि जब सिंधु घाटी सभ्यता और जब आगे हम वैदिक काल पढ़ेंगे, उनका तुलनात्मक अंतर आता है। मैंने बताया था कि तुलनात्मक अंतर क्यों आता है, क्योंकि यहाँ पे पहले क्या थी, सिंधु घाटी सभ्यता थी, और सिंधु घाटी सभ्यता के पतन होने के बाद तुरंत ही कौन आया, इसी एरिया में कौन आया, आर्य आर्य आए। और उन आर्यों और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के जीवन में जमीन आसमान का अंतर था। इसलिए क्वेश्चन यहाँ से बार बार बनते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लिए गाय और घोड़े का कोई महत्व नहीं है, लेकिन जब वैदिक के आर्यन जाएंगे वहां गाय घोड़ा उनके जीवन के हर पक्ष में गाय घोड़ा है। तो कितना डिफरेंस है सोचिए। तो इतने प्रकार के मत हैं, इन सारे मतों में मतभेद है। अब इससे निष्कर्ष क्या, आंसर क्या देंगे आप। सबसे मजबूत तर्क यानी कि बाढ़ से बताएंगे, सबसे कमजोर तर्क ये है, ठीक। अब इन सारे मतों का निष्कर्ष क्या है, इसको निष्कर्ष आप समझ लीजिए। निष्कर्ष ये है, देखिए निष्कर्ष मैंने लिखा है, आपको पढ़ के मैं बताता हूँ। तो जब भाई आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा ना कि जब ये सारे लोग तो तर्क दे दिए और सभी तर्कों में मतभेद है, सभी मतों में मतभेद है, तो आखिर निष्कर्ष तो कुछ होना चाहिए। तो सारे लोगों ने मिलकर निष्कर्ष निकाला, वो 2 निष्कर्ष हैं। नंबर 1, इतनी बड़ी सभ्यता का पतन निश्चित रूप से उपरोक्त में से किसी एक कारण से नहीं हुआ होगा। संभव है कि अलग अलग जगह अलग अलग कारण रहे होंगे, या दूसरे शब्दों में इसे कई कारणों का सम्मिलित प्रभाव रहा हो। यानी कि आप ये स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन बाढ़ से ही हुआ है। यहाँ लिखा ना किसी एक कारण से, माने किसी एक कारण से आप नहीं कह सकते। अलग अलग जगह सिंधु घाटी सभ्यता में अलग अलग स्थान पे अलग अलग पतन का अलग अलग कारण रहा होगा, ये निष्कर्ष आपका है। दूसरा निष्कर्ष का जो आधुनिक
इतिहासकार हैं वो क्या बताते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन ही नहीं हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नहीं हुआ, बल्कि सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता से ग्रामीण संस्कृति में बदल गई। आधुनिक तर्कवादी के अनुसार इंडस वैली सिविलाइजेशन का पतन ही नहीं हुआ, बल्कि एक नगरीय सभ्यता ग्रामीण संस्कृति में बदल गई। तो इतने अब आपको मुझे लगता है कि एकदम क्लियर हो गया होगा। ये मैंने इसलिए बताया कि इसी के बाद जस्ट वैदिक काल आएगा और इन दोनों के जीवन में जमीन आसमान का अंतर है, इसलिए क्वेश्चन यहाँ से बार बार बनते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको डिफरेंस बता दिया। बाकी पतन ये है आपका, पतन से संबंधित अब लगभग लगभग आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब आपको कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप क्या करिए, लेक्चर देखिए और चिंतन मनन कीजिए कि हाँ फला ने ये कारण दिया, फला ने ये कारण दिया। इसमें आपको रटने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं रटिए, केवल बात ये दिमाग में रखिए, मार्शल मैके बाढ़, कैनेडियन महामारी, बस 3-4 सबसे बोगस तर्क बाह्य आक्रमण, सबसे मजबूत तर्क बाढ़। ठीक, उत्तर आप देंगे तो बाढ़ देंगे। ठीक, निष्कर्ष में ये है आपका, ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होगी। यदि कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक, अब पतन के बाद एक दो और बचा है, तो मैं आपको अब अगले लेक्चर में मिलूंगा। अगले लेक्चर में मिलते हैं तो कालक्रम को लेके मिलते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम क्या है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।